होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक फोर्स। व्हाट इज़ द फोर्स। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई फोर्स है क्या। तो डेली लाइफ में हम एक चीज़ देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना, भाई जैसे आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट फोर्स इज़ ए पुश और पुल। फोर्स क्या होता है हमारे पास, किसी ऑब्जेक्ट का पुश करना और पुल करना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया किसी भी दीवार को मैं धक्का देने लग रहा हूँ, मैं दीवार पे मैं धक्का लग रहा हूँ तो उसको पुश कर रहा हूँ। मान लिया उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट इज़ नॉट मैटर, बट मैंने उसको क्या किया भाई, पुश किया। तो जो फिनोमिना मैंने किया उसको पुश करने के लिए, उस फिनोमिना को या उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम भाई, फोर्स बोलते हैं। ठीक है। या फिर जैसे डेली लाइफ में हम बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उसके लिए भी बैट से बॉल को हिट करते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको धकेलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में आते हैं। अब ये जानना होगा कि भाई फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो इस फोर्स के बारे में तो जनरली मान लेते हैं कि भाई फोर्स क्या कर लेता है कि पुश और पुल तो बता दिया हमने। अब ये क्या होगा भाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कैन चेंज द स्टेट, इट कैन चेंज द पोजीशन। तो हम पहले पोजीशन की बात कर ले कि चेंज द पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये हुआ कि भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किस में जाएगा भाई, वो मोशन में हो जाएगा। भाई मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, हम उसको धक्का देते हैं तो किस में जाती है भाई, मोशन में जाती है। दूसरी चीज़ हमारे पास चेंज द स्टेट। स्टेट में भी क्या होगा भाई, सॉरी पोजीशन में और स्टेट में क्या हो जाएगा भाई, रेस्ट से मोशन में आ गई है, मोशन से रेस्ट में। यहाँ पर स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस से नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में। एंड थर्ड वन इज चेंज द डायरेक्शन। ठीक है। चेंज द डायरेक्शन मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और हमने उसको फोर्स लगा के उसको भाई ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में भेज दिया है, तो उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होती है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, चेंज द पोजीशन, चेंज द स्टेट। ये तीनों चीज़ें क्या कर सकते हैं, फोर्स चेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तो जो हमने बता दिया भाई, जो फोर्स होती है वो क्या होता है, पुश और पुल। किसी भी चीज़ को खींचना या धकेलना जो उसकी स्टेट को या पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है, उस फिनोमेना क्या बोलते हैं भाई, हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब छोटी सी एक बात यहाँ पर होती है हमारे पास कि भाई फोर्स से रिलेटेड बात कर लें कि भाई देखिए बात करेंगे थोड़ी सी भाई, अभी चले कि भाई स्टेट की पोजीशन के बारे में बात हो गई है। अब हम फोर्स में थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि जो फोर्स होती है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से अधिक फोर्स लगने लग रही है तो उस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन डिफरेंट चीज़ों को हम इस चैप्टर में अपने कैलकुलेट करेंगे। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने लग रही है, ठीक है, एक या एक से अधिक, मतलब भाई जनरली अगर एक फोर्स लग रही है तब तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर एक से अधिक फोर्स लग रही है तब क्या हो भाई। मान लो उससे ये हो कि भाई एक से अधिक फोर्स लग गई है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया है, ये अपने पास कोई भी एक ब्लॉक मान लिया है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 लग रही है और एक फोर्स F2 लग रही है। फोर्स F1 और फोर्स F2 दो फोर्स लगने लग रही है। अब ये दो फोर्स क्या होगा कि अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है, इफ द फोर्सेज इज एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, टू और मोर फोर्स, कोई भी दो या दो से अधिक कुछ भी हो सकती हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में लग रही है तो जो उसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी, नेट या टोटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी द सम ऑफ द टू फोर्सेस। उस दिन दो फोर्सेस है क्या होगी भाई, सम होगी। जैसे कि F1 प्लस ऑफ F2, यहाँ पर मैंने सिर्फ दो फोर्सेस लिए हैं, लेकिन जरूर नहीं कि दो फोर्स हो, बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर Fn तक लिख रहा हूँ। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, इस तरह से एक से अधिक जितनी भी फोर्स हो वो सारे क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगी किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ये नहीं भाई लेफ्ट से राइट में नहीं, अगर लेफ्ट में लग रही है तो लेफ्ट में ही, राइट में लग रही है तो राइट में ही, वो सारे फोर्स। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, अगर फोर्स एक डायरेक्शन में ना लग के डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही हो,
भाई जैसे कि F1 यहाँ पर दिखाया गया कि F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक लेफ्ट में लग रही है और एक राइट में। तब क्या होगा भाई, अगर मान लो कि इक्वल है तब तो वो ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, लेकिन अगर एक फोर्स ज़्यादा हुई, मान लो भाई F1 और F2 से बड़ी हुई, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाएगा, F1 बड़ी है तो जाहिर सी बात ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर भाई F2 बड़ी है तो वो F2 की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो नेट फोर्स अगर मैं मान लेता हूँ भाई, यहाँ पर कह दिया कि अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो जो नेट फोर्स होगी, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, जिसको आप टोटल फोर्स बोल सकते हो, नेट फोर्स बोल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब कि ग्रेटर फोर्स में से जो स्मॉलर फोर्स होगी उसको क्या कर देंगे भाई, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ग्रेटर या लार्जर बोल, इसको लार्जर फोर्स बोल सकते हो, कि जो लार्जर फोर्स होगी उसमें से क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें से क्या कर देंगे भाई, यहाँ से सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये फोर्स अपने पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, हमारा जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि यहाँ पर एक साइड में 10 न्यूटन फोर्स है, एक साइड में 5 न्यूटन। तो क्या होगा भाई, 10 बड़ी है तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन बचेगा। अब 5 न्यूटन किस साइड बचे भाई, 10 ज़्यादा है तो इसके जो 5 न्यूटन वो कैंसिल हो जाएगी, तो 5 न्यूटन वो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने लग रहा है। बाद अगर मैंने मान लिया कि भाई ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 10 न्यूटन फोर्स, इसकी वजह मैंने दूसरे को 15 कर दिया, तब क्या हो जाएगा, 15 ग्रेटर अंदर 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ इतना हो जाएगा भाई, अब आंसर चेंज हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगी उसी डायरेक्शन की फोर्स में से स्मॉलर डायरेक्शन क्या कर देंगे भाई, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, उसी बेसिस पर अगर हम बात कर ले अब थोड़ी सी, तो यहाँ पर हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फोर्स होती है ना, बैलेंस और अनबैलेंस दो तरह की होती है। तो हम बताएंगे कि भाई बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। तो पहले तो हमारे पास बैलेंस फोर्स है और दूसरी हमारे पास अनबैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स क्या, बैलेंस का जैसे नाम सजेस्ट करने लग रहा है कि बैलेंस कि एक डायरेक्शन में लगी कोई भी फोर्स होगा। भाई ये हो गया जैसे कि आप दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाने लग रहे हो, ठीक है, और दोनों लग रही हैं सेम अमाउंट में। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे फोर्स लगाने के बाद भी, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हुआ है कि F1 और F2 दो फोर्सेज हैं और दोनों के दोनों फोर्सेज क्या भाई इक्वल अमाउंट में लगने लग रही हैं, तो जो नेट फोर्स निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी भाई, 0। तो जैसे F1 और F2 इक्वल अमाउंट में है, और इक्वल अमाउंट में जैसे भाई मान लो इधर भी 10 न्यूटन है और उधर भी 10 न्यूटन, एक एग्जाम्पल आपके पास हो गया, तो जो टोटल होगा ना वो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। भाई जो भी बड़ी होगी, कि अगर यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में F1 और F2 इक्वल दे रखी है, ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी आनी चाहिए अपनी, 0। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, टोटल 0। एग्जाम्पल तौर पर ये 10 न्यूटन ले लिया, दूसरी साइड भी 10 न्यूटन है। अब जब दोनों डायरेक्शन से, दोनों साइड से अगर फोर्स इक्वल लगने लग रही है तब क्या हो जाएगा, बोथ डायरेक्शन है तो क्या भाई, एक अपोजिट में लेफ्ट से राइट में लगेगी, राइट से लेफ्ट में, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, ये चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो भी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती, हालांकि ये अगर इंडिविजुअली बात करें तो फोर्स तो लग रही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है दैट इज 0। नेट फोर्स क्या है भाई, 0। अब दूसरे मैं बात कर लेता हूँ अनबैलेंस फोर्स की। जब मैं अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ तो वही होगा भाई, जिस तरह से उसमें क्या था कि बैलेंस में तो दोनों इक्वल लगती हैं, और अनबैलेंस में क्या होगा कि वन विल ग्रेटर देन द अदर, एक साइड में जो फोर्स लगेगी वो दूसरे से क्या होगी भाई, ज़्यादा लग के आएगी। मतलब ये हुआ कि देयर विल बी सम वैल्यू। अगर मैं बात करूँ कि नेट रिजल्टेंट, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा भाई, अपने कुछ न कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, तो उस टाइप की फोर्स हम क्या बोलते हैं भाई, अनबैलेंस फोर्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है कि मैंने F1 F2 दो फोर्सेज हैं, वो दो सेम डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन जो F3 फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि F1 F2 को तो ऐड कर देंगे। अब उनके एडिशन भाई वो अगर ज़्यादा या कम होता है, अगर मान लो कि F1 F2 का एडिशन ज़्यादा है तो F3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
और अगर F3 का ज़्यादा है तो F2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो टोटल फोर्स निकल के आएगी ना हमारी, अभी बताया था मैंने कि जो अनबैलेंस फोर्स में क्या हो गया, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी फोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ होगी कि भाई अनबैलेंस वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी फोर्स की, और ये वैल्यू क्या हो गया अपने पास, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स उसे मोशन में हेल्प करेगी, और उस तरह के जो फोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस फोर्स रखते हैं। मीन कि वो फोर्सेस जिनमें कुछ ना उनका जो नेट वैल्यूज ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ निकल के आती है, उनको क्या बोलते हैं भाई, अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये कह सकते हो कि अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कि जो अपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है, बराबर नहीं लगती, यहाँ पर अलग अलग लगती है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल अभी हमने लिया था 15 और 10 का, 10 और 5 का, दोनों अलग अलग थी, तो उसमें कुछ ना कुछ नेट वैल्यू निकल के आ रही थी। अगर नेट वैल्यू 0 के बराबर आती है तो बैलेंस फोर्स होती है, और अगर कुछ वैल्यू आती है तो कैसी फोर्स होती है भाई, अनबैलेंस फोर्स होती है, ठीक है। अब इन्हीं फोर्सेस के बारे में बार बार वही चीज़ होती है कि भाई बैलेंस और अनबैलेंस। तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। उन्हीं एग्जांपल में से एक अनबैलेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अपने पास जो रस्सी कस्सा का खेल होता है, उसमें मान लिया कि भाई एक ये सेंट्रल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में राइट में तीन तीन स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, और वो भाई रस्सी को खींचने लग रहे हैं, कुछ लेफ्ट में खींच रहे हैं, कुछ राइट में। अगर जो हमारा मेजरिंग पॉइंट होता है जिससे हम ये बताते हैं भाई विनर होगा या नहीं, अगर वो उसी पर रह जाए, ठीक है, अगर वो उसी जगह पर रह जाता है, मतलब ये होगा कि दोनों साइड से क्या फोर्स लग रही है भाई, इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रही है। लेकिन अगर ये हो जाए कि भाई लेफ्ट में चले जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट में फोर्स ज़्यादा है, और अगर राइट में चले गए तो मतलब राइट में फोर्स ज़्यादा है। तो यही चीज़ होगी कि हमारे भाई, अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, अनबैलेंस लग रही है, और अगर उसी में रह जाते हैं तो बैलेंस फोर्स। अब देखें, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई, यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। क्योंकि जो साइंटिस्ट जो हमारा है एसआई यूनिट न्यूटन थे, इसाक न्यूटन, उन्होंने ही बताया था इसके बारे में कि भाई ये चीज़ क्या होता है, ठीक है। सो और इसी जो सीजीएस यूनिट होती है, दैट इज द डाइन, DYNA, डाइन होती है ये। अब इन दोनों बीच में रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, 1 न्यूटन दैट विल बी इक्वल टू द 10⁵ डाइन, मीन की 10⁵ मीन की आप देख सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा इसका कंसेप्ट होती है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ के बराबर। यहाँ पर हमने फोर्स के बारे में बात कर ली है, लेकिन अब जो मेन थिंग है, दैट मेन थिंग इज द लॉज ऑफ मोशन। हम इस लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ मोशन है क्या, ठीक है। तो भाई लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं कि किस लिए बात करनी है लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मेन क्वेश्चन अराइज यही होता है हमारे पास, भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी भाई जब हमें मोशन के लॉ, उसके नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ा। तो सिंपल सी बात ये थी कि भाई जैसे हम चलते हैं, ठीक है, तो हम किस तरह से चल पाते हैं भाई, किस सरफेस के ऊपर कैसे चल पाते हैं, कि हर एक सरफेस के ऊपर क्या सेम चल पाते हैं भाई। जैसे कोई रफ सरफेस है, उस पर चलना आसान होता है एज कम्पेयर टू द प्लेन सरफेस। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई हम रफ पे इजीली चल पाते हैं या प्लेन पे इजीली नहीं चल पाते हैं। या फिर हम कोई भी एक बस खड़ी है, उसमें हम खड़े हैं और बस अचानक से चल दे, हम पीछे की तरफ गिरते हैं, या अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दे तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्या क्या फिनोमेना होते हैं, तो सिर्फ हम यही पढ़ेंगे भाई ऐसे कौन कौन से फिनोमेना यहाँ पर होते हैं। इन्हीं फिनोमेना के बेसिस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बहुत सारे जो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे फिनोमेना आप लोग देखते होंगे कि भाई जैसे हम कुछ भी चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं तो भाई कैसे बोल पाते हैं, या फिर फोर्सेज चल रही हैं, ऑब्जेक्ट चल रहा है, अचानक से ब्रेक लग गया कोई ऑब्जेक्ट पे, तो आगे पीछे क्यों जाते हैं, क्या फिनोमेना होते हैं। तो उन्हीं फिनोमेना पर हम बात कर लेते हैं, फोर्सेस के बारे में, जो सॉरी लॉज ऑफ मोशन है उनके बारे में बात कर लेंगे। तो हमारे पास जो लॉज ऑफ मोशन होता है बेटा का, वो बेसिकली होते हैं 3 तरह के, ठीक है, और इनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन तीनों के बारे में हम बाय स्टेप पढ़ेंगे कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एंड कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। इन तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। भाई जैसे फर्स्ट लॉ कहाँ यूज़ हो रहा है, सेकंड कहाँ यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। और इसमें जो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है कि आपने अभी इसमें एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इनर्शिया, एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इनर्शिया। तो मेन थिंग यही है कि भाई इनर्शिया होता क्या है, भाई इनर्शिया है क्या। तो इनर्शिया बेसिकली कुछ भी नहीं है, किसी भी मास पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो उसके मोशन में या सॉरी चेंज में जो भी चेंज होना है उस चेंज को क्या करती है भाई अपोज करती है। भाई जो उसका मोशन है, मोशन का जो चेंज होता है उसमें वो अपोज करती है। मान लो अगर आप रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा कि रेस्ट में ही उसको वो मोशन में अपने आप ना जाने दे, उस फिनोमेना आप क्या बोलते हैं भाई इनर्शिया। सो इनर्शिया के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। Property of a mass object which oppose or resist oppose or resist the change in motion, oppose or resist the change in motion of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में अगर आप चेंज को देखने लग रहे हैं, होने नहीं दे रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जो उसके मोशन में चेंज ना होने दे, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई चेंज ना होने दे, उसको क्या बोलते हैं भाई हम इनर्शिया बोलते हैं, इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब भाई यहाँ पर हमने बात की है कि स्टेट, स्टेट यहाँ पर फिर से मैंने बताया था कि यहाँ पर हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि भाई स्टेट क्या होती है, स्टेट ऑफ मैटर वो चीज़ अलग होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई स्टेट का मतलब रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन से। तो जिस तरह से इनर्शिया सॉरी लार्ज मोशन तीन तरह के होते हैं, इनर्शिया के भी अपने तीन अलग अलग पार्ट होते हैं। भाई पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन का मतलब ये होगा कि भाई रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर डायरेक्शन में है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको डिफाइन कर रखा है इनर्शिया को तीन पोजीशन में, कि जो पहली पोजीशन है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर किसी तरह की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक उसके ऊपर किसी तरह की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी पार्टिकल ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेम स्टेट। यहाँ पर स्टेट से मैंने बताया था भाई अभी अभी कि सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टेट से हमारा मतलब है रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। स्टेट से हमारा मतलब हो गया भाई रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। लेकिन अभी एक चीज़ और बताई थी कि कब तक, उसके बिना ये डेफिनेशन अधूरी है कि कब तक वो चेंज नहीं करेगा, जब तक कोई भारी फोर्स ना लगाई जाए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड।
देखिए भैया, तो इसी तरह से जिस तरह हमने इनर्शिया के बारे में बात की ले तो फर्स्ट लॉ पता लग गया आपको। लेकिन फर्स्ट लॉ में 3 चीज़ें आई हैं भाई, रेस्ट आया है, मोशन में आया है, डायरेक्शन में आया है। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इनर्शिया के अपने 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उनके बारे में देख ले भाई क्या क्या होते हैं, भाई कैसे कैसे काम करेंगे, उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और डेली लाइफ में वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो देखिए, अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है अपने पास, रेस्ट और मोशन, डायरेक्शन तीनों बता दिए। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे भाई, अलग अलग में क्या कैसे इसको इनर्शिया बोलेंगे, किस चीज़ को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे, किस चीज़ को इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, सब अपनी अलग अलग पढ़ते हैं। तो तीनों होते हैं अपने पास, अब तीनों के बारे में अलग अलग। तो सबसे पहले हमारे पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को हम भाई स्टेप टू स्टेप काउंट करेंगे कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भाई इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में कि भाई जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जैसे कि आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी ऑब्जेक्ट वांट टू बी इन रेस्ट इफ इट इज इन ऑलरेडी रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस में रहने की कोशिश करेगा भाई, रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनटिल एन फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं लिखते हैं तो फिर ये स्टेटमेंट अधूरी रहेगी। ठीक है, तो कोई भी आपकी फोर्स अप्लाई नहीं होगी जब तक उसकी स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ क्या नाम है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का था। ठीक है, कि भाई एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। सो कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं इसके, भाई क्या क्या इसके एग्जांपल होते हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे अपनी लाइफ में, इसके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होंगे जिनको हम सोल्व करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल कि भाई हम मान लो कि आप लोग किसी भी व्हीकल में वो करने लग रहे हैं, जर्नी करने लग रहे हैं। जैसे कि बस का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक बस में आप खड़े हुए हैं, तो जो ये बस में आप खड़े हैं तो जो लोअर फ्लोर होता है बस का वो आपके कांटेक्ट में होता है। और इनिशियली मैंने मान लिया कि बस रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही बस सडनली मोशन में आए, भाई अचानक से क्या हो जाए, बस मोशन में आ गई। ठीक है, तो जब बस अचानक से मोशन में आई तो हम क्या करते हैं भाई, पीछे की तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इसको कि भाई मोशन में आ गया, मोशन में जैसे ही बस अगर फॉरवर्ड में आएगी तो हम किस में जाते हैं भाई, बैकवर्ड में। अब ये फिनोमेना क्यों होता है कि जब बस आगे की तरफ जाती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो ऐसा फिनोमेना किस लिए होता है, तो वो चीज़ देख लेते हैं भाई, वो ऐसा फिनोमेना क्या है। तो मान लिया कि मैंने यहाँ पर जो हमारे पास बस का लोअर फ्लोर होता है जिस पर हम खड़े होते हैं, उसके साथ हमारे पैर क्या होते हैं भाई, अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन पैर अटैच होते हैं तो ये क्या होगा, बाकी जो बॉडी होती है क्या होती है उसके साथ फ्री होती है, वो बॉडी अटैच नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब बस क्या करेगी भाई, फॉरवर्ड मोशन में जाएगी, तो उसके साथ अटैच जो हमारे पैर होंगे, वो भी जो फुट होगा वो भी क्या होगा भाई, आगे जाएगा। अगर अचानक से पैर आगे जाएंगे तो जो अपर बॉडी रह जाती है वो तो किस में भाई, रेस्ट में रहेगी। और जब रेस्ट में रहेगी तो पैर आगे जाएंगे तो जो हमारा हेड हो जाएगा वो कहाँ जाएगा भाई, वो पीछे जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि हेड पीछे जा रहा है और पैर आगे जाने लगे हैं। तो ये आपके पास फिनोमेना होता है कि रेस्ट, कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे हमारा हेड यहाँ पर रेस्ट में था और वो स्टिल किस में रहा भाई, रेस्ट में। पैर अचानक से मोशन में आ गए, मोशन में आने की वजह से क्या हो गया, वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल वो लेते हैं कि जैसे कि जो
ब्रांचेस किसी भी पेड़ की हैं और उसके ऊपर जो लीव्स लगी हुई हैं, वो लीव्स क्या होती हैं भाई, एक लंबे टाइम तक जैसे वो हैंग हो रखी है, लेकिन अचानक से अगर तेज हवा लग जाती है जिसको ओल्ड लीफ बोलते हैं, तो जो ओल्ड लीफ जो येलो हो जाती हैं वो इजीली गिर जाती हैं। जैसे ही तेज हवा चलेगी, ब्रांच क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, लेकिन लीव्स किस में आएंगी, मोशन में। और जैसे ही लीव्स मोशन में आएंगी, तो जहाँ पर ये अपनी नोड होती है, इनकी जो गांठ होती है जहाँ से ये हैंग हो रखी होती है, तो उस ब्रांच से भाई क्या हो जाएंगी, ये अलग हो जाएंगी और अलग होके वो गिर जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल क्या है कि एक कारपेट ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कारपेट ले लिया मैंने। जैसे कि अपने बेडशीट होती हैं, ब्लैंकेट वगैरह होती हैं, आप उनको झटकाते हैं। जब वो झटकाने पे क्या होता है, उनमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो कैसे निकलते हैं, तो मैंने मान लिया कि भाई एक छोटा कारपेट है, उस कारपेट को जब मैंने मूव करवाया एकदम से झटकाने के लिए, उसको हिलाया, तो क्या होगा कि जो उसके ऊपर जमा डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल किस में रहेंगे भाई, रेस्ट में रहेंगे। और जो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे तो वो कारपेट मोशन में आ जाएगा, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर आज इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब इससे आगे इसकी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, वहाँ से करें। ठीक है, अब देखें बहुत सारी चीज़, अब जो नेक्स्ट होगा उनकी जो बच के हमारा उसके बारे में